हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो कि है क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का हम आपको बताने जा रहे हैं नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी बात करेंगे। और हम जब बात करते हैं सिंथेसिस की, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी बात करने जा रहे हैं। और सिंटैक्स, जी हाँ, सेंटेंस करेक्शन की बात करेंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप भी प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को कम से कम 2 दोस्तों को, 2 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका भला होगा, सबका भला हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर की, इससे पहले हम आपको वोकैबुलरी का वीडियो दे चुके हैं। इडियम्स और फ्रेजेस का एक और वीडियो बन रहा है। इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपके लगभग 25 से ज्यादा मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाता है। मेरा वादा है इनके अलावा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लिटरेचर से रिलेटेड आपके जो बुक है उससे हमने क्वेश्चन बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट सब बता रखा है, बस उनके अलावा कुछ मत देखिएगा, सब उसी में से आपको मिल जाएगा। जब हम ग्रामर की बात करते हैं क्लास 12 इंग्लिश की मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें हमको ये 4 बातें समझ में आती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ग्रामर में केवल इतना पोर्शन है, बाकी वोकैबुलरी का है और आपका इडियम्स और फ्रेजेस का है। नरेशंस का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आता है लगभग 90% सेंटेंसेस। कभी कभार ऐसा होता है कुछ बोर्ड्स में या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सेट के अनुसार क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। दूसरी बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांस का मतलब बच्चों होता है बदलना। आप ऐसे समझिए, जिस तरीके से बच्चों हम आपको समझाते हैं वीडियो पर कोई नहीं समझाता यूट्यूब पर। ठीक है, किसी भी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो वर्ड है उसका मीनिंग अगर आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक, वो वर्ड कैसे बना है, क्या मीनिंग है, तो आप ग्रामर अपनी अच्छी कर ही लेते हो। ग्रामर की कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ट्रांस का मतलब बदलना। FORM, फॉर्म मतलब होता है बच्चों रूप, तो ट्रांसफॉर्म मतलब होता है रूप बदलना। जैसे यमराज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू यक्ष, यमराज ने यक्ष में अपने आप को बदल लिया था। अब जब TION लगा होता है तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, रूपांतरण। किसका रूपांतरण, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रागेटिव मत कहिएगा, गलत कहते हैं बहुत से टीचर, हमने देखा यूट्यूब पर और ऑफलाइन भी बहुत देखा है। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव न कहकर नेगेटिव कहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बहुत से टीचर एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, गलत है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस है इनको आपस में चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य दिया होगा, कहा जाएगा आप असर्टिव में चेंज करिए। अफर्मेटिव में होगा तो नेगेटिव कहा जाएगा, नेगेटिव में होगा तो आपसे अफर्मेटिव कहा जाएगा। असर्टिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव असर्टिव हो गया। ऐसे एक्सक्लेमेटरी का भी असर्टिव में चेंज करने के लिए आ जाता है, और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए कहा जाता है। फिर आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, दोनों आते हैं, लेकिन एक्टिव से बनाना पैसिव में ये ज्यादा आता है। फिर आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें 3 डिग्री होती है, हम यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री आपकी होती है, फिर होती है कंपेरेटिव डिग्री, फिर आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। इनकी बात जब करते हैं तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है, सेंटेंस को 3 तरीके से चेंज करते हैं। फिर बात आती है सिंथेसिस की। सिंथेसिस का मतलब ही होता है वाक्यों को तोड़ना या वाक्यों को जोड़ना। इस प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। जैसा सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड या सिंपल, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स या सिंपल में चेंज करना। एक तो आपस में हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना सिंथेसिस में। कभी कभी 2 छोटे छोटे सेंटेंस लिखे होते हैं, उनको जोड़ने के लिए कहा जाता है कि सिंपल में बदलो, कंपाउंड में बदलो उसे, या कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिए, बस ये होता है। सिंटैक्स की बात कर दें तो सिंटैक्स का मतलब एरर से होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य, सेंटेंस आपके सामने लिखे होंगे, उसमें जो मिस्टेक होगी वो आपको बतानी होगी। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एरर डिटेक्शन। एरर का मतलब होता है त्रुटि, और डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना, डिटेक्ट। ठीक है, तो जो त्रुटि हो सेंटेंस में उसको पता लगाकर आपको लिखना होता है कि इसमें ये त्रुटि है।
या एमसीक्यू में अगर आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या सही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नरेशन से। हम आपको 4-5 टाइप की चीजें सब में बताने जा रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बच्चा यहाँ पर आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 सेंटेंस ही काफी है। फिर से समझिए, जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस आपके एग्जाम में रखे हो, लेकिन इस टाइप से बाहर एग्जामिनर कुछ भी आपसे नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ड चेंज हो सकते हैं, सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइप 4 ही होंगे। एक हमने इसमें लिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, डायरेक्ट स्पीच का। दूसरा हमने लिया है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा लिया है असर्टिव सेंटेंस और चौथा लिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। तो चलिए समझिए यहाँ पर सबसे पहली बात मेरे बच्चों, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट इससे की जाती है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का मतलब, जैसे शी सेड, उसने कहा था, उसने विनती की थी, उसने पूछा था, उसने धमकाया था, उसने किसी को समझाया था, उसने बताया था, या उसने रिक्वेस्ट की थी, क्या किया था, या उसने सरप्राइज किया था, या उसको एक्सक्लेम हुआ था, या उसने क्या बोलते हैं सलाह दी थी, या प्रस्ताव दिया था। ये सब रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं बहुत से लोग, एक ही चीज है। बस आपको करना क्या, रिपोर्टिंग वर्ब सही करके इसको आप अपने शब्दों में लिख देते हो, वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। पहली बात समझिए, डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मतलब कुछ पूछा जा रहा है, इस चिन्ह से पता चलता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमेशा सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का ही प्रयोग करोगे। भले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हो, चाहे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब इनडायरेक्ट बनाओगे सब में फुल स्टॉप का ही प्रयोग करोगे। ऐसा मत करिएगा कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा के बैठे हो और या क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हो। हम लोग आपके मार्क्स इसी बात पर काट देते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिससे आपको हम ट्रिक बता रहे हैं अच्छे और मैक्सिमम अधिकतम नंबर लाने की। चलिए शुरू करते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। आप अपने बारे में सोचोगे, उसने मुझसे कहा था, क्या तुम हेल्प करोगे मेरी टुडे, मतलब आज। तो उसने मुझसे पूछा था, तो हमको लिखना पड़ेगा शी मतलब उसने, आज पूछा था मी। अब से के साथ टू आता है, लेकिन आस्क के साथ टू नहीं आता है, भले सेकंड फॉर्म लिखनी पड़े या थर्ड फॉर्म लिखनी पड़े, ये होता है। इसलिए सेट टू को आस्क में बदल देते हैं। रूल होता है, सेट टू को आस्क में बदलते हैं। गलत है बच्चों, टीचर गलत बोलते हैं इस तरीके से। अच्छे टीचर क्या बताते हैं, सेट बेटा एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ अगर ऑब्जेक्ट लगाते हो तो टू लगाना पड़ता है। आस्क एक ऐसी वर्ब है, ऐसी क्रिया जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। आप ऑब्जेक्ट लिखो चाहे ना लिखो। इसलिए सेट टू सेकंड फॉर्म है, तो आस्क जहां सेकंड फॉर्म हो गए, टू की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है। कुछ क्रियाओं को प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, कुछ को जरूरत नहीं होती। बस ये मेन रीजन है यहाँ पर कारण। अब देखिए, जब किसी सेंटेंस में यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग की जाती है, तो उसका मतलब आपको कंजंक्शन इफ लगाना होगा, या आप कंजंक्शन वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER। तो आपको क्या करना है, वेदर न लगा करके इफ लगा देना, क्योंकि ज्यादा सरल और आसान पड़ता है। ये भी सही है। अब दूसरा काम, जो सबसे पहला नहीं, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, विल यू। जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो पहले आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे इधर लाकर, विल को इधर ले जाओगे, इसको बाद में चेंज करोगे, तो यू पहले चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हो जाएगा आई। एक तो ये हो गया रूल, नियम आपका। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये, आप हिंदी निकालिए। उसने मुझसे पूछा था, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मुझसे पूछा था, मदद कौन करता, मैं करता, इसलिए यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर विल जब उधर जाएगा तो वो विल का हो जाएगा पास्ट में वुड, WOULD, वुड कहेंगे। वुड क्यों हो गया, विल का वुड क्यों किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, इसका टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों है पास्ट, तो पास्ट में विल जो होता है वुड हो जाता है। और वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसलिए यहाँ पर हेल्प का हेल्प रहेगा। मी फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार शी है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो शी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हर, और टुडे को बदल देंगे मेरे प्यारे बच्चों दैट, डे में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में होती, सेज लिखा होता तो आस्क्स हो जाता,
और यहाँ पर ये सेम वैसे रहता, विल का विल रख देते, टुडे का टुडे रख देते। अगर ये सेज लिखा होता तो ये आस्क्स हो जाता, एएस एएस। अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहा था। स्टूडेंट आपका बच्चों गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम बॉय को मानकर चलेंगे, या ये कह लीजिए पुरुष को मानकर चला जाता है जब ऐसी बात आ जाए मेल फीमेल दोनों की। गेट आउट, हो जाओ, ऑफ माई क्लास, बाहर मेरी कक्षा से। टीचर ने स्टूडेंट से कहा था, तो आज्ञा हो गई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो टीचर था TEACHER मेरे बच्चों, उसने आज्ञा दी थी, ऑर्डर। अब ईडी लगा देना है यहाँ पर। ऑर्डर की सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड होती है। वर्ब की कोई आपको प्रॉब्लम हो गया था बच्चों, तो जो बेसिक ग्रामर है या नेसेसरी ग्रामर है, प्लेलिस्ट बना रखी है आप ही लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। इस वीडियो के लिंक में है, आप जरूर देख लीजिएगा। आपको इस तरीके से कहीं कोई वर्ब फंसा रही है, याद नहीं होती, सब याद हो जाएगा। तो टीचर ऑर्डर टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट, STUDENT वैसे उतार देंगे। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो टू से ऐड कर देंगे, टू गेट का G स्मॉल बन जाएगा, कॉमा लेटर कॉमा हटा देते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देते हैं, इससे यहाँ पर यू था तो यहाँ पर आई किया, आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट हमेशा कैपिटल बनता है। गेट हो गया, आउट का आउट रहेगा, ऑफ प्रीपोजिशन वैसे रहेगा, माई फर्स्ट पर्सन है वो यहाँ रिपोर्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों। तो टीचर को पुरुष मान लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माई की जगह पर हिज। अब क्लास का क्लास ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, वो नाउन है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ हिज क्लास। जो टीचर था उसने बच्चे को आज्ञा दी थी कि वह उनकी कक्षा से बाहर चला जाए, तो वह हो गया ही। ठीक है, और उनकी कक्षा से हो गया हिज, क्योंकि वह उनकी कक्षा से बाहर चला जाए। अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो आपको दैट लगाना पड़ेगा, और दैट लगाओगे तो ही शुड का प्रयोग कर लोगे, दैट ही शुड गेट आउट ऑफ हिज क्लास। लेकिन ये ज्यादा इजी है इसलिए हमने वो बताया। अगला है, इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा पहले लगा हुआ है, मतलब डायरेक्ट स्पीच आपको बच्चों पहले मिल गई। एग्जामिनर कभी कभी आपको फंसाने की कोशिश करता है, आप डरिएगा फिर भी नहीं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही लिखा हुआ है बाद में, तो आप स्टार्टिंग हमेशा नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब से ही करोगे, इस बात का रखना ध्यान। तो सेड ही लिखा है तो ही सेड हो जाएगा। आई एम हंग्री प्लीज गिव मी सम फूड, मैं भूखा हूं कृपया मुझे कुछ खाना दीजिए। फुल स्टॉप लगाए, इसमें दो सेंटेंस। अरे ये बहुत बड़ी आफत हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? इसमें दो सेंटेंस दिए, कुछ नहीं करना है। समझिए यहाँ पर ही सेड, तो मैं भूखा हूं पहले तो उसने बताया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही सेड का ही सेड रखेंगे, दैट से जोड़ देंगे। जब वाक्य असर्टिव होता है, उत्तरात्मक, सब्जेक्ट पहले हो तो दैट से हम जोड़ देते हैं। सुनने वाला कोई था नहीं इसलिए टोल्ड यहाँ पर नहीं लिखा गया, बात असर्टिव है इसलिए ही सेड दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार यहाँ ही हो जाएगा। आई एम हंग्री का आई एम का हो जाएगा वाज। बेटा वाज क्यों होगा? बेटा वाज क्यों होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पर सेड पास्ट में है, तो एम प्रेजेंट में होता तो हमको ये टेंस भी पास्ट में करना पड़ेगा, जैसे विल का वुड किया था, और यहाँ पर वैसे ही हमने एम को वाज कर दिया। ही वाज हंग्री, हंग्री एडजेक्टिव है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हंग्री हो जाएगा। अब चाहो फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगाने के बाद आगे लिख दोगे कि ही रिक्वेस्टेड, या इसी में जोड़ दो। फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते हो तो एंड लगा दो, आपको एंड लगाकर दो सेंटेंस जोड़ देने हैं। कृपया मुझे कुछ खाना दीजिए एंड रिक्वेस्टेड, REQUESTED, और उसने रिक्वेस्ट भी की थी। ही सेड दैट ही वाज हंग्री एंड रिक्वेस्टेड, किसने रिक्वेस्ट की थी? ही, उसने। तो उसने ही दोनों काम किए थे, कहने का भी और रिक्वेस्ट करने का भी, इसलिए ही हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया बच्चों। एंड रिक्वेस्टेड काहे के लिए? ये गिव फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, तो टू से जोड़कर हम यहाँ पर गिव लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म। मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ ही का हो जाएगा हिम, टू गिव हिम, और यहाँ लगा देंगे सम, और यहाँ लिख देंगे फूड, FOOD, फुल स्टॉप, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। He said that he was hungry and requested to give him some food. Okay, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला, he said how intelligent you are, उसने कहा कितने बुद्धिमान हो तुम। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क बता रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको एक्सक्लेम लगाना पड़ेगा, EXCLAIMED। ही एक्सक्लेम्ड, H कैपिटल बनाकर ही लिख देंगे, he exclaimed that। अब एक्सक्लेमेशन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होता है आश्चर्य, आश्चर्य किसी से नहीं किया जाता है, आश्चर्य खुद में होता है। आपको आश्चर्य आपको खुद में होता है, तो इसीलिए एक्सक्लेम के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए ही एक्सक्लेम दैट हो जाएगा।
अब इस सेंटेंस को असर्टिव बदल देंगे। अभी हमने कहा था फुल स्टॉप ही लगाना है सब में, इस सेंटेंस में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, इस सेंटेंस में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है जबकि इंपरेटिव था, इस सेंटेंस देखिए फुल स्टॉप लगा है जबकि असर्टिव था तो असर्टिव लगता ही है। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि हमें इसको बदलना होगा असर्टिव सेंटेंस में। ही अभी हम आपको बताएंगे आगे भी ग्रामर में। ही एक्सप्लेन दैट, यू किसके लिए, आई के लिए, दैट आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ये आपका बन गया नरेशन। वेरी क्यों लगा दिया यहाँ पर, वेरी इसलिए लगा दिया क्योंकि जब कोई व्यक्ति आश्चर्य करता है तो वो अवकाश से ज्यादा कोई चीज लगती है। जैसे कितना बड़ा है ताजमहल, मतलब ताजमहल बहुत बड़ा है। कितनी सर्दी है, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा है। ठीक, कितने स्मार्ट लग रहे हो आप लोग, मतलब आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर वेरी का प्रयोग करना चाहिए। आई क्यों आया, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन, उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि पता है सेंटेंस को बदलना, उसका रूप बदलना, तो बदलने के लिए आपसे कहा जाएगा जो सेंटेंस लिखा है उसको आपको चेंज किस में करना है। ये सेंटेंस हु कैन चेंज हिज फेट, कौन है जो बदल, कैन माने सकता है, हिज माने अपना, फेट मतलब होता है भाग्य। फेट का जो सिनोनिम बच्चों होता है वो होता है LUCK, लक। ठीक है, सिनोनिम भी आपको जो वीडियो दे चुके हैं वोकैबुलरी पर, उसमें आप देखिएगा, वहां ये वर्ड नहीं था, यहाँ पर है। तो वर्ड से वर्ड सीखा जाता है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, जैसे हमने की अपने एग्जाम में रैंक हासिल की, और हमको पता है क्या कब कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, फालतू का क्या है उसको नहीं पढ़ना है, वो कैसे हम जान सकते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और बार बार हम पुराने पेपर्स को देखेंगे। जैसे आप अनसॉल्व को हल करते होगे, आपको ये वीडियो देखने के अलावा कुछ नहीं देखना पड़ेगा, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। हु कौन सकता है, चेंज माने बदल, हिज माने अपना, फेट मतलब लक भाग्य। अपना भाग्य कौन बदल सकता है, तो आप कहोगे अपना भाग्य बदल सकते हैं ईश्वर, ऊपर वाला। ऐसा नहीं, आंसर थोड़ी देना है आपको, मतलब वही रहना चाहिए। जो भी चेंजिंग होती है तो उसका बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें सेंस जो है, जिसको हम भाव कहते हैं हिंदी में, वो बदलना नहीं चाहिए। इतना ध्यान रखने वाली बात होती है। हु कैन चेंज हिज फेट, अपना भाग्य कौन बदल सकता है, मतलब अपना भाग्य कोई नहीं बदल सकता, ये अर्थ निकला इसका। नो वन अलग लिख दीजिए, नो वन लिख दीजिए, चाहे नो बडी लिख दीजिए, NOBODY एक ही बात है। नो वन मतलब कोई नहीं, कैन माने सकता है, चेंज मतलब बदलना, बदल, हिज माने अपना, और फेट मतलब होता है लक, भाग्य। ये आपका बन गया आंसर। अपना भाग्य कौन बदल सकता है, इसका उत्तर देना है। आप यही कहोगे अपना भाग्य कोई भी नहीं बदल सकता है। ठीक, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, तो अपना भाग्य कोई नहीं बदल सकता, इसका मतलब ये हुआ नो वन कैन चेंज हिज फेट। अगला है व्हाट अ ग्रेट मैन भगत सिंह वाज। ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, मार्क, ये मार्क, ये चिन्ह बताता है कि इस वाक्य में कोई क्या है बच्चों, सरप्राइज है। क्या है, SURPRISE, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य है। अब इससे आश्चर्य पता चलता है तो आपको असर्टिव बताना है कि उसको किस बात का आश्चर्य था। सर उसको आश्चर्य था कि भगत सिंह बहुत ही महान आदमी थे, बस बन गया, कितने महान आदमी थे भगत सिंह। असर्टिव क्या होता है बच्चों, पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, फिर उसके बाद में वर्ब ढूंढनी होगी, बस। देखिए सब्जेक्ट क्या है, व्हाट ना, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, अ ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, ए आर्टिकल हो गया, मैन नाउन हो गया, भगत सिंह वाज, ये देखिए वाज आपकी वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट आपका हो गया भगत सिंह। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों भगत सिंह। ठीक है, हमने सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, सबके बारे में डिटेल से बता रखा है, 5-5 10-10 मिनट के वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। भगत सिंह यहाँ पर लिख दोगे आप वाज। ठीक, अब एक ग्रेट मैन, एक महान आदमी थे, तो बहुत महान आदमी थे। आश्चर्य भी हमने बताया था ना, नरेशन में बताया था, जब आश्चर्य होता है उसको बहुत बढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं। भगत सिंह वाज ए वेरी, एक बहुत, ग्रेट GREAT, मैन MAN, फुल स्टॉप लगा दोगे क्योंकि असर्टिव फुल स्टॉप लगता है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं। भगत सिंह वाज अ वेरी ग्रेट मैन, हो गया आंसर। अगला, कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। इसमें देखिए द बेस्ट लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, आपको पता है। आप देखिए सिंटैक्स की बात इस सेंटेंस में करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके साथ जो आगे नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में,
इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। और आपसे कहा जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पर है, मिस्टेक क्या करके दिया जाएगा आपको। देखिए, कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ क्रिकेटर से आपको क्रिकेटर लिखकर दे दिया जाएगा सिंगुलर। जैसे यहाँ बॉय हो सकता है, ठीक है, सिंगर हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अनुसार। यहाँ पर क्रिकेटर्स दिया हुआ तो एस लगाना पड़ेगा, सही है एस। एस नहीं होता तो सेंटेंस गलत होता, वन ऑफ के साथ ही आता है। अब पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ होता है तो पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत हम करते हैं वेरी फ्यू से। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी फ्यू से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। वेरी फ्यू, बहुत कम लोग। क्या वेरी फ्यू? इनको ले आएंगे, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ लाएंगे। वेरी फ्यू क्रिकेटर्स, CRICKETERS, मतलब कोहली सबसे अच्छे क्रिकेटर में से एक हैं। तो मतलब बहुत कम, बहुत थोड़े क्रिकेटर। एस लगा हुआ है प्लूरल, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। आपको बता दें, एज गुड एज, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर एज गुड एज। जब एज गुड एज की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपका बन जाता है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, जिसमें आपको बनाने के लिए कहा गया है। अब एज जिससे कंपेयर किया गया, एज बने उतना, बाद वाला एज उसका मतलब होता है जितना। तो बहुत कम क्रिकेटर्स उतना अच्छे हैं जितना कि कौन, एक ही बचा, कोहली। यहाँ पर लिख दोगे कोहली, KOH, यहाँ पे क्या लिखा है, LI लिख दो बस, फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस आपका सही हो गया। ये भी सही सेंटेंस है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, नन बट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब बच्चों होता है मेहनती। कोई नहीं बल्कि, नन मतलब कोई नहीं, नो वन को जब जोड़ा जाता है आपस में तो NONE कहलाता है। अगर ऐसे ही जोड़ दोगे डबल ओ करके तो नूने हो जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं होता। तो एक ओ का गायब करके हम पास में आते हैं तो हो जाता है नन, ठीक। एक वर्ड होता है NONE, इसको पढ़ते हैं नॉन, ये नेगेटिव बनाने के लिए काम आता है। वायलेंस, नॉन वायलेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया नन बट, कोई नहीं बल्कि मेहनती पीपल मतलब लोग, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। कोई नहीं बल्कि मेहनती लोग प्राप्त करते हैं, सक्सेस मतलब होता है सफलता। इसको अफर्मेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे हुआ कि नन लगा हुआ। जब किसी सेंटेंस में नो हो, नॉट हो, नन हो, ऐसा कुछ है तो वो नेवर हो, तो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है, नकारात्मक। इसको बनाना है अफर्मेटिव में। तो कौन सफलता पाता है? कोई नहीं बल्कि मेहनती व्यक्ति, मतलब केवल मेहनती व्यक्ति। जब नन बट होता है, ट्रिक समझिए, नन बट दिया वहां पर आपको केवल बच्चों लिख देना है ओनली, बस आगे वैसे उतार दीजिए। बहुत बढ़िया ट्रिक है। ऐसे सेंटेंस कठिन लगते हैं, बहुत इजी होते हैं। नन बट हटाइए, ओनली लगाइए, अफर्मेटिव बनाइए। अगर अफर्मेटिव दिया हो, आपसे कहा जाए नेगेटिव में चेंज करिए, इसकी जगह पर नेगेटिव लिखा हो, तो ओनली हटाकर नन बट लिख देना, बहुत आसान है। उतार दीजिए बाकी पूरा सेंटेंस। ओनली हार्ड वर्किंग पीपल, PEOPLE, अचीव मतलब पाते हैं, सक्सेस ऐसे रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया। बच्चों पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। इनसे बाहर पैसिव वॉइस आपसे नहीं पूछा जाने वाला, आप चिंता मत करिए। देखिए, बहुत ट्रिक है इसमें। पैसिव वॉइस पर हमने 2 वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे किसी एकेडमिक क्लास में हो, क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर किसी क्लास में हो, किसी बोर्ड के हो, ऐसे ही बनाए जाते हैं। वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर समझिए। शी इज राइटिंग अ बुक, पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले किसी भी पैसिव वॉइस को अगर आप चेंज करना चाहते हो एक्टिव से पैसिव में, तो उसमें आपको वर्ब ढूंढनी होती है। इसमें वर्ब आपको मिल गया इज के साथ, राइटिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। हैज टेकन है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, ये लिखा है ही के साथ गेव सेकंड फॉर्म के पास्ट का इंडेफिनिट हुआ। अब समझिए, जब वर्ब मिलती है तो उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ ट्रिक समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है क्रम। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। तो अ बुक है तो शी की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर अ बुक लिख दीजिए। शी के साथ इज है, अ बुक के साथ भी इज रहेगा। अब आईएनजी दिखाई पड़ रही है आगे, तो आईएनजी जब भी होती है तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हमको लिखना पड़ता है बीइंग। क्या लिखना पड़ता है? बीइंग। तो इज आरएम के साथ आईएनजी आ गया, इज आरएम के साथ आईएनजी आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी हो गया। तो आईएनजी के लिए बीइंग आया। जो राइट है WRITE, ये कहाँ जाएगा? ये आगे बढ़ जाएगा थर्ड फॉर्म में, WRITTEN, ये हो गया रिटन। अ बुक इज बीइंग रिटन, बन गया पैसिव। जैसे ही थर्ड फॉर्म आप लगाते हो उस वर्ब की, तुरंत आप बाई लगाइए, ये जगह खाली है। अब ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या किया, इसको यहाँ पर लाया, अब इसको जो है बाई लगा करके यहाँ पर पहुंचा दिया, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बस और क्या करना पड़ता है,
बाई शी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा हर, ये आपका पैसिव वॉइस तैयार। अब इसको समझिए, हु लिखा है कौन या किसने, तो हु जब होता है उसका सबसे पहला काम आप बाई हुम में लिख देना, बस आगे कोई मिस्टेक है हम इग्नोर कर देंगे, इतने में से ही आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने थर्ड फॉर्म वही रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाई हुम, अब क्या है, माई पेन इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये माई पेन क्या है, एक वचन है, तो हम पहले हैज लगा लेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो बाय हुम हैज, अब माई पेन यहाँ पर लगाएंगे इधर, माई पेन। अब बीन लगाना पड़ेगा, BEEN, क्यों बीन कब लगाते हैं, जब सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, बीन लगा देना। बाई होम हैज माई पेन बीन, अब ये टेक थर्ड फॉर्म बची है तो टेकन यहाँ पर रख दीजिए, TAKEN। कोई भी पैसिव हो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें भी आएगी थर्ड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म होती है बच्चों तो उसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस के लिए। अब देखिए, ही गेव मी, वर्ब ढूंढिए तो वर्ब मिल गए, गेव सेकेंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होती है। ऑब्जेक्ट इसमें ये भी है, ऑब्जेक्ट इसमें ये भी है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। मान लीजिए आई को लाते हैं, तो आई यहां पर आ गया। अब आई आ गया तो गेव है तो फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं, आई फर्स्ट पर्सन है, तो वाज या वर्ब में से एक चीज आएगी तो आई वाज हो जाएगा, बी की फॉर्म आ गई। अब गेव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, GIVEN, गिवन। आई वाज गिवन, ये जो बचा था इसको यही हम उतार देंगे, अपेन। आई वाज गिवन, अपेन वैसे उतार देंगे, ऑब्जेक्ट को यहां लाया, सब्जेक्ट बनाया, ये जगह खाली हो गई, आई वाज गिवन हो गया, गेव की थर्ड फॉर्म, पेन का पेन उतार दिया, तो गिवन के बाद एक ऑब्जेक्ट था तो हमने ले लिया यहाँ पर। अब इसके साथ बाई आता, अभी हमने बताया था, जैसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म पर बाई आ गया, यहाँ थर्ड फॉर्म बाई नहीं आया, थर्ड फॉर्म ये है टेकन, बाई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमने बाई होम शुरू में लिख दिया स्टार्टिंग में। ऐसे यहाँ पर आप लिखेंगे बाई, तो ऑब्जेक्ट की जगह जो खाली हुई थी वही यहाँ पर आएगा तो बाई हिम हो जाएगा। पैसिव वॉइस में कोई डरने की बात नहीं, बहुत ही आसान होता है, बस दो तीन बातें होती हैं, उधर का इधर लाते हैं, इधर का उधर ले आते हैं बाई के साथ, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तीन काम कर दीजिएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। क्योंकि कॉपी जहाँ चेक होती है, इस रूम में हम लोग कैसे कॉपी चेक करते हैं, कैसे आपको फुल मार्क्स देते हैं, सब हम बता रहे हैं आपको, और वीडियो बनाकर डाल भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, सिंथेसिस जो होती है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को आपस में चेंज करना ही कहलाता है सिंथेसिस। यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, उनको दो या तीन तरीके से बदलेंगे, बस उतना वीडियो आपके लिए काफी है, उतना एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक तीर से तीन शिकार करिए। आप तीन तीर से तीन शिकार करते हो तो आपके दो तीर खराब हो जाते हैं, टाइम भी बचेगा इससे और चीजें समझ में भी आती हैं। देखिए, ही वॉज इल, वह बीमार था, पहले तो आप मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। ही वॉज absent, वह बीमार था, वह absent था, मतलब वह क्यों absent था, इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें यह बताया गया है वह बीमार था, वह absent था, इसका मतलब ये निकल रहा है कि वह बीमार था इसलिए वो absent था। उसकी अनुपस्थिति का कारण बताया गया है, रीजन बताया गया है कि वह बीमार था इसलिए, ठीक। जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो इसलिए उसमें आ जाता है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें आपकी जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब वो एक ही होती है, एक वर्ब होती है, मतलब उसके साथ सब्जेक्ट होगा, उससे टेंस पता चलेगा। तो मतलब बीमार होने के कारण वह absent था, ऐसे सेंटेंस होने पर वाज है उसको हम बी लगा करके ING लगा देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। ही आगे लिखी जाएगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आएगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, तो बीइंग का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, इल मतलब बीमार, तो बीमार होने के कारण। इसमें देखिए कोई टेंस नहीं निकल रहा है, टेंस तभी निकलेगा जब आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, जब फाइनाइट वर्ब नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट हो गई बच्चों। फाइनाइट नॉन फाइनाइट पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप आगे आने वाले समय में देख सकते हो, डिटेल्स अगर जानना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही काफी है, इससे काम आपका बहुत अच्छा चल जाता है। बीइंग इल, अब आगे लिख देंगे ही वाज एब्सेंट, ABSENT, तो बीइंग इल ही वाज एब्सेंट, बीमार होने के कारण वह अनुपस्थित था। सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपका एक ही है और एक ही, ये वाज आपकी हो गई फाइनाइट वर्ब और ये दूसरी है नॉन फाइनाइट। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फाइनाइट को नॉन फाइनाइट में चेंज किया जाता है, इसकी कई विधियां हैं।
डिटेल से वीडियो बनाएंगे इस पर, बोर्ड के लिए इतना सफिशियंट है, काफी है। अब इसको हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, रीजन दिया है क्यों। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है बच्चों, ठीक, उसमें बिकॉज आता है, BECAUSE, या आप सिंस का प्रयोग भी कर सकते हो। इन दोनों का मतलब होता है क्योंकि। देखो, वह बीमार था क्योंकि वह absent था, नहीं है। अगर हम ऐसा लिखें कि he was absent, वह एबसेंट था मतलब वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ही वॉज इल, आप उतार दीजिए ही वॉज इल। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस पाया आपने, इसमें ही यहाँ लिखा है, ही यहाँ लिखा है, ही के साथ वाज यहाँ लिखा, ही के साथ वाज यहाँ लिखा। तो फाइनाइट वर्ब आपकी एक होती तो सिंपल सेंटेंस होता। अब जो फाइनाइट वर्ब दो हो गई, इसमें वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन जब बिकॉज की बात आती है तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है। सिंस का यूज करना हो तो उसका यूज आप स्टार्टिंग में करते हो, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वो एब्सेंट था। तो हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, अथवा लिख दें और, सिंस मतलब क्योंकि, ही वॉज इल ऐसे लिखा, चूंकि वह बीमार था। अब कॉमा लगाएंगे। कॉमा क्यों आया बच्चों, कंजंक्शन जब पहले लेट्स के हैं तो आगे हमें कॉमा का यूज करना पड़ेगा। सिंस ही वॉज इल, कॉमा, ही वॉज एब्सेंट, आगे लगाकर छोड़ दो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेंटेंस आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये भी सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड की बात कर लें तो ये आपके जो कंजंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन अलग होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो वो कौन कौन से कंजंक्शन है जिनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, वो कौन से कंजंक्शन जिनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, या कंपाउंड। कंपाउंड के कंजंक्शन अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शन अलग होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, एक ऐसी ट्रिक बता देंगे जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में आप कभी फंसोगे नहीं, चाहे कंपटीशन की तैयारी करो चाहे किसी एकेडमिक क्लास की तैयारी करिए। कंपाउंड सेंटेंस में आता है आपका सो मतलब इसलिए होता है, और फॉर मतलब क्योंकि होता है। अगर फॉर मतलब होता है क्योंकि, जब इस फॉर का प्रयोग कर दोगे क्योंकि के लिए तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, इनका प्रयोग करोगे तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्यों होता है ऐसा, ये बहुत डिटेल की बात है, स्मार्ट क्लास की बात है, हम आगे आपको बताएंगे स्मार्ट वीडियो में। कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही वाज, वह था, इल बीमार इसलिए वह था एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, FESENT, ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अथवा लगा देंगे, अगर हम फॉर का प्रयोग कर दे तो बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा, ही वाज एब्सेंट, वो था एब्सेंट, फॉर क्योंकि, ही वाज इल, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है, और उसमें कंजंक्शन का प्रयोग जरूर होता है। जैसे यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। अब कोई स्पेशल इसमें यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, हाँ, तो सिंस का स्टार्टिंग में होता है, ये कंजंक्शन आपके बीच में यूज होते हैं। सेंस निकालोगे, भाव निकालोगे तो निश्चित रूप से आप सिंथेसिस में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, एक सेंटेंस चलिए हम आपको और देते हैं बच्चों, सेकेंड सेंटेंस को भी देख लीजिए। ही एट फूड, ही वेंट टू स्कूल, उसने खाना खाया था या उसने खाना खाया। ही वेंट, वो जाता था या वो गया था। उसने खाना खाया था, वह गया था स्कूल। तो वह स्कूल कब गया था, जब उसने खाना खा लिया था, मतलब खाना खाकर वह स्कूल गया, तो इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आया। खाना खाकर वह स्कूल गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं होता है। खाना खाने के कारण वह स्कूल गया ऐसा नहीं है, खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। बाद की बात करोगे तो उसमें आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके कंजंक्शन अलग होते हैं, कंपाउंड के कंजंक्शन अलग होते हैं, जो वाक्यों को जोड़ते हैं वो शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे खाना खा करके, तो खाना खा करके लिखना हो तो हैविंग ईटन, EATEN, हैविंग ईटन का मतलब खा करके। ये आपका बन गया नॉन फाइनाइट, अभी आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिससे टेंस का कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस टेंस में है,
और एक ही फाइनाइट वर्ब अगर आपकी बराबर केवल एक ही है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। ये नॉन फाइनाइट, हमने फाइनाइट को कर दिया 8 को। फाइनाइट वर्ब की एक और पहचान है, उसके साथ सब्जेक्ट होगा प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर दिया होगा तो फाइनाइट वर्ब होगा। अब देखिए फाइनाइट नहीं है क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है, नॉन फाइनाइट है। तो खाना खा करके, यहाँ पर लिख दिया हमने फूड, हैविंग ईटन फूड। अब मतलब होगा खाना खा करके। आगे लिख देंगे ही मतलब वह, वेंट गया था, टू स्कूल बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब देखिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। सिंपल सेंटेंस आराम से समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कब करेंगे? वह स्कूल कब गया था? जब उसने खाना खा लिया था, जब वह खाना खा चुका था। ठीक, अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको उल्टा, ही वेंट टू स्कूल। कब वह स्कूल गया था? कब गया था? जब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। ये आपका कंजंक्शन हो गया। कोई क्वेश्चन वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आता है, कंजंक्शन अगर है तो। वह स्कूल गया था जब, व्हेन, जब वो खाना खा चुका था, व्हेन ही हैड ईटन फूड। सर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। सर ये क्यों हो गया? हैड ईटन क्यों कर दिया? ही एट लिखा है तो। इसलिए कि वह स्कूल गया था जब वो खाना खा चुका था। पहले दिया है, पहले खाना खाया, बाद में स्कूल गया, तो खाना खा चुका था दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पर। वैसे नहीं उतारेंगे, ये कोई आपकी मैथमेटिक्स नहीं है जो उस तरीके से कैलकुलेट कर दो ना। सेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने फिर से बताया, सेंस आपका क्लियर होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लें, ये तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा। उसने दो काम किए थे, खाना खाने का और स्कूल जाने का। और का मतलब एंड होता तो एंड से जुड़ जाएगा। जैसे ही एट फूड, उसने खाना खाया, एंड वेंट टू स्कूल, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें सेंटेंस। उसने खाना खाया और स्कूल गया, तो एंड ये आपका कंजंक्शन हो गया, इसने बना दिया कंपाउंड सेंटेंस। वेंट के साथ यहाँ पर ही आना चाहिए था, लेकिन ही यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे ले लिया? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखिए, अगर ए बी प्लस ए सी लिखा जाए, ए बी प्लस ए सी लिखा जाए तो इक्वल किसके होगा? समझिए, ही यहां लिखा है और ही यहां भी लिखा है, तो दो जगह पहुंच गया आपका ए। बी एक यहां पर वर्ब हो गई, सी एक वर्ब आपकी ये हो गई। चूंकि यहां पर ए दिया नहीं है, मतलब ही सब्जेक्ट, वो यहां पर रखकर कॉमन लिया गया है, तो इन दोनों में क्या देख रहे हो? ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो गया बी प्लस सी। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके से सही है। अगर ही एट फूड एंड ही वेंट टू स्कूल लिख दोगे तब भी सही है, ही एट फूड एंड वेंट टू स्कूल लिखोगे तब भी सही है, चाहे ऐसे लिखो तब भी सही, चाहे ऐसे लिखो तब भी सही। समझ में आ गया बच्चों? जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि हमने भी मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, इंटर साइंस साइड से किया है। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट था वो इंग्लिश में था, इंग्लिश में आगे बढ़ गए और आपको अब पढ़ा रहे हैं। ये जो 7 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं सिंटैक्स के रूप में, सिंटैक्स को हम कहते हैं एरर डिटेक्शन, ERROR। ठीक है, एरर, डबल आर ट्रिपल आर बन गया है, तो ट्रिपल ना होकर के डबल ही होगा, क्योंकि ट्रिपल लेटर इंग्लिश में किसी भी वर्ड में नहीं बनाए जाते हैं। एरर डिटेक्शन, DETECT, डिटेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब पता लगाना। डिटेक्टिव वो होता है जो जासूस होता है, पता लगाने का काम करता है। एरर डिटेक्शन, ION ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नाउन, तो हो गया एरर डिटेक्शन। मतलब जो सेंटेंस दिखे हैं उसमें कहीं पर कोई एरर हो, मिस्टेक हो, त्रुटि हो, उसको फाइंड आउट करो। तो एरर का मतलब अभी हमने क्या कहा? मिस्टेक, MISTAKE। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों। यहां इसका मतलब हुआ दोनों आपके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, SYN, सिनोनिम, सिनोनिम्स हो गए एरर और मिस्टेक। और फॉल्ट भी कह सकते हैं इसको, FAULT, फॉल्ट भी हो गया, तो ये भी 3 सिनोनिम हो गए। तो आपको लिखना केवल एक ही होगा। और ये 7 सेंटेंसेस वो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, इन्हीं में से ही मिलेंगे। अगर कुछ और मिला तो इन्हीं के जैसा होगा। काफी है 7 सेंटेंस आपके लिए, समझते हैं। देखिए, आई मतलब मैं लाइक पसंद करता हूं कीट्स पोइट्रीज। पहली बात तो ये कि कीट कौन थे? जॉन कीट्स एक महान कवि थे। जॉन कीट्स उनका पूरा नाम था, KEATS, जॉन कीट्स। इनके नाम में एस पहले से ही है, ऐड नहीं किया गया है। इसीलिए जब प्लूरल हो या सिंगुलर हो, एस पहले से ही ऐड हो तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। सिंगुलर हो, एस नहीं है तो एस के पहले अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, का, की, के लिए। तो मैं पसंद करता हूं कीट्स की पोइट्रीज। लोग कीट्स के काव्यों को पसंद करते हो ना,
काव्य तो एक कला है, जो पोइट्री होती है मेरे बच्चों वो एक आर्ट होती है। पोइट्री क्या है? एक आर्ट है। आप पसंद क्या करते हैं? उनकी कविताएं। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? पोइट्रीज न होकर के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होना चाहिए पोएम्स, क्योंकि पोएम्स को तो आप काउंट कर सकते हो, पोइट्री को काउंट नहीं कर सकते हो। एक कला है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी काउंटेबल में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। जैसे क्या बोलते हैं कि भूख, तो भूख जो होती है हंगर, उसको हंगर्स नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, महंगाई महंगाइयां नहीं होता, गर्मी गर्मियां नहीं होता है। हाँ, भूख भूखो नहीं हो सकता, गर्मी गर्मियां अगर कह रहे हो तो सीजन की बात हो जाएगी, फिर वो डिपेंड करता है किस सेंस में आप यूज कर रहे हो। अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, सेम ऐसा ही ये भी है। तो आर, द सीनरीज का मतलब जो सीनरी है वहां की, कहाँ की? कश्मीर की। आर माने है चार्मिंग मतलब आकर्षक। तो सीनरी क्या है? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सीनरी न लिख करके अगर आप लिखोगे SCENERY, अगर आप सीनरी लिख दो यहाँ पर और यहाँ पर आर को कर दो इज, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। नंबर एक। दो तरीके से हो सकता है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। सीनरी का मतलब क्या होता है? जितने भी सीन है, दृश्य है वहां पर, तो सीन को गिन सकते हो, सीनरी नहीं गिनी जा सकती, सीन को गिन सकते हो। इसलिए अगर सीनरी की बात करते हो तो सीनरी लिख करके इज करिए यहाँ पर तो सही है, या ये भी कर सकते हैं, इसको हटा करके मेरे प्यारे बच्चों सीन्स लिख देंगे, SCENES, सीन्स जो दृश्य होते हैं ऑफ कश्मीर, फिर यहाँ पर आप कर दोगे आर, तो ये भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आपको जो सही लगे वो सही है, क्योंकि एग्जामिनर हमारे जैसे ही होते हैं। हाँ, कुछ एग्जामिनर कम जानकार होते हैं, कुछ ज्यादा जानकार होते हैं। जो अच्छे होते हैं सबका आपके लिए ही उद्देश्य होता है कि आपको अच्छे नंबर दें, प्रयास यही रहता है। लेकिन आप इतनी ज्यादा गड़बड़ियां कर देते हो, जो मैं पिछले वीडियो में बता रखी हैं, और भी वीडियो बता रखे हैं आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स वाले, कि कैसे आपने नहीं पढ़ाई की तो कैसे अच्छे नंबर लाओगे, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कैसे अच्छे नंबर लाओगे, कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करेंगे। इंग्लिश में वो कौन सी ट्रिक्स हैं, अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट आंसर नहीं याद है तो क्या करके आओगे। ठीक है, सब बता रखा है, वीडियोस को देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं लिंक। अगला, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु चर रहे हैं। देखने में तो सही लग रहा है लेकिन नहीं सही बच्चों। आर तो सही है लेकिन कैटल को कैटल्स नहीं लिखा जाता, ये कैटल ही सही है, ये कैटल यहाँ पर सही है, इसको एस हटाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल है पशु वो चर रहे हैं। ठीक है, एक समूह होता है उसको कैटल कहते हैं, कैटल्स नहीं कहा जाता। अगला सेंटेंस, योर हेयर्स आर ब्लैक, हेयर जो है काउंटेबल नाउन में नहीं आता है। जब बात हम रंग की करें, काले हैं, सफेद हैं बाल, या ब्लॉन्ड हेयर है, BLOND बोल के, BLONDE, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, बहुत गोल्डन कलर के होते हैं, खूबसूरत बाल कहे जाते हैं फॉरेनर्स के द्वारा। तो कैटल आर हो गया, योर हेयर्स आर ब्लैक न होकर के पहले आप योर हेयर लिखिए और आर को कर दीजिए इज, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। यहाँ से एस जो लिखा था उसको हटाना है और इज यहाँ पर लिख देना है। तो इसी सेंटेंस में करेक्शन हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम में आप इस सेंटेंस को पहले उतारना, जो सही हो उसको लिख करके आओगे, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं करेक्शन में। ठीक है, ऐसे करना नहीं है, ये तो हम समझा रहे हैं आपको। पांचवा सेंटेंस है, द मेजर अलोंग विद द सोल्जर्स वर डेड। मेजर का एम कैपिटल है, एक पोस्ट है, मेजर एक अधिकारी होता है सेना में, अलोंग विद मतलब के साथ। तो मेजर की बात की जा रही है, मेजर मर गया था, किसके साथ? अपने सैनिकों के साथ। यहां पर दिख रहा है सोल्जर्स लिखा है प्लूरल, और वर यहां लिखा है तो दिखने में सही लग रहा है, लेकिन ना इसका निशाना दूर लग रहा है, जो कि गलत लग रहा है। सही लगाओ, यहाँ पर वर हटा करके लिख दीजिए वाज, क्योंकि ये यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए नहीं, वो इसके लिए थी। द मेजर अलॉन्ग विद द सोल्जर्स वाज डेड, मेजर सोल्जर्स के साथ मर गया था, मर गए थे नहीं होगा। अगला, आई हैव सीन हिम 10 days ago, सबसे बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 दिन पहले। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई ऐसा समय दिया हो जो बीते समय से संबंध रखता हो, 10 दिन पहले, पिछले साल, 1 घंटा पहले, ठीक है, इस तरीके से कुछ अगर ऐसा समय दिया हो तो वो वाला जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। अगर टाइम क्लॉज दिया है कोई पास्ट टेंस का तो और कोई टेंस हो ही नहीं सकता।
टेल्स पर सबसे स्टार्टिंग में जब चैनल बनाया था, वीडियो डाले थे, देख लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर समझिए, आई हैव सीन हिम, तो आई हैव सीन हिम यहाँ पर बच्चों नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लिख दीजिए SAW। आई सॉ हिम 10 days ago, मैंने उसे देखा था 10 दिन पहले। जैसे मान लीजिए ये टाइमलाइन है आपकी, तो देखिए हम प्रेजेंट में हैं, तो 10 दिन पहले की बात हो रही है ना, 10 दिन पहले, तो हम प्रेजेंट में हैं। और लिखा था हैव सीन, तो हैव सीन तो प्रेजेंट में हो जाएगा, बात 10 दिन पहले की हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आई सॉ हिम 10 days ago होगा, सेकेंड फॉर्म से केवल दिखा देते हैं। लास्ट है, ही प्रिफर्स कॉफी देन मिल्क, वह चुनता है, उसके पास कॉफी भी है सामने, मिल्क भी है, दोनों में से किसको चुनता है? कॉफी को चुनता है। देन मिल्क, यहाँ पर बच्चों देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए टू, क्योंकि यहाँ पर डिग्री की बात नहीं है, जब प्रिफर लिखा होता तो उसके साथ टू आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा एक बात समझ लीजिए, यहाँ प्रीफर की बात हो रही है तो कुछ और बता देते हैं। देखिए, JUNIOR जूनियर, जूनियर का एंटोनिम होता है सीनियर, SINOR, ये वर्ड हो गए आपके। इसके बाद एक शब्द होता है इंफीरियर, INFERIOR, इंफीरियर, इसका सॉरी एंटोनिम, जूनियर का एंटोनिम सीनियर होता है, यहाँ पर ANT लिख देंगे हम। और इंफीरियर का जो एंटोनिम होता है वो होता है सुपीरियर, SUPERIOR, ये हो गया। और एक जो वर्ड अभी आपके सामने था वो था प्रीफर। ये जो 5 वर्ड मेरे प्यारे बच्चों हैं, इनके साथ में कभी भी देन का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीफर यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर टू लगा दिया गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट एस लगा है, वह चुनता है कॉफी को मिल्क की तुलना में। तो जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। इंफीरियर का मतलब होता है खराब क्वालिटी का, सुपीरियर होता है अच्छी क्वालिटी का। तो ये भी आपके एंटोनिम हो गए, ये भी आपके बच्चों एंटोनिम हो गए। ये प्रीफर एक अलग से वर्ड है जिसका मतलब होता है चुनना या पसंद करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका ग्रामर का वीडियो जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस एक काम फिर से कहते करिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।